हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है ना यार, वो एक ऐसे क्लब से है जिसको ना देखो, जिसकी मेरे को तारीफ करने की बहुत चुल है। मेरे को लगता है काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि मेरे को ना उस क्लब से हेट है, जो कि सच है मतलब, लेकिन स्टिल मेरे को ना उसकी तारीफ करनी है, लेकिन ये साले मौका ही नहीं देते। हम बात कर रहे हैं यार पेरिस सैन जर्मैन PSG क्लब की। और देखो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है। देखो हमको ये तो पता है कि नेमार इस समय ट्रांसफर मार्केट पे अवेलेबल है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई क्लब कैसे इस चीज़ को इस तरीके से क्राफ्ट करेगा कि नेमार निकल भी जाए और एक्चुअली PSG को लगे हुए कि हाँ उनका चूतिया नहीं कटा है। लेकिन अब अगर एक रिपोर्ट की हम बात माने तो ये फ्रेंच रिपोर्ट है और इसने ये चीज़ कहा है कि यहाँ पर इतना कॉम्पिटिटिव फुटबॉल को इंट्रोड्यूस करने की चुल है PSG में इस समय कि वो नेमार के साथ साथ एक्चुअली में मेसी को भी ऑफलोड करना चाहते हैं, और वो भी इसी समर। मतलब पहले तो देखो तुमको फुटबॉल से कोई मतलब नहीं था, और अब जब तुमको फुटबॉल से मतलब है तो तुम इतने अंधे हो चुके हो कि एक्चुअली में तुमको इतना ही फर्क नहीं पता कि एक्चुअली में मेसी की कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत नहीं है। मेसी क्यों अपना लेवल हिट नहीं कर पाया, इसके पीछे सबने रीजन दिया कि पोचेटिनो को उसको यूज नहीं करना आता। अब तुम एक नया मैनेजर लाए हो, क्रिस्टोफर गाल्टियर, तुमने उससे कंसल्ट भी नहीं करा है, और एक्चुअली में अब तुम्हारे जो ऊपर की फुटबॉल ब्रेन्स है, यानी कि लुइस कैंपास की हम बात करें और बाकी की अगर फुटबॉल ऑफिशियल्स की बात करें PSG की, तो वो ये मान के चलते हैं कि हमको ना सुपरस्टार कम चाहिए, हमको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ज्यादा चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बहुत चूतिया हरकत है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अगर मेसी की बात करते हैं, हम रोनाल्डो की बात करते हैं, या फिर लाइक इन दो गोट के अलावा कोई तीसरा गोट नहीं है, बट स्टिल इनको क्यों लगता है कि ये साले प्रोफेशनल नहीं है, इनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, इनकी जो पोजीशन है उस पर कॉम्पिटिशन नहीं आ सकता। अरे आ सकता है, लेकिन कोई प्लेयर होता ही नहीं है उस लेवल का। आप क्रिस्टोफर गैल्टियर का अगर मैं तुम्हें एग्जांपल की बात बताऊं ना, तो वो बंदा एक्चुअली में नेमार को यूज करना चाहता है एज ए नंबर 10, बट एक्चुअली में कहीं ना कहीं लुइस कैंपास इसके पूरा खिलाफ है। ही डजंट वांट, वो कहीं ना कहीं इस फेवर में है कि नेमार को यहां पर जाना चाहिए। अब नाउ इस वाले तुम काफी लोग तुम में से कहोगे कि यार ये तो तू बायस्ड हो रहा है, तू नेमार की डिसीजन को लेके तू कहीं ना कहीं PSG को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एज लॉन्ग उसमें इक्वेशन में मेसी को हमने डाल दिया तो तू अब कहीं ना कहीं डर रहा है और अपना रियल ओपिनियन बताने से। देखो यार, फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि अगर नेमार की सेलिंग की हम बात करें तो वहां पर मैंने अपना ओपिनियन ये बताया था कि देखो नेमार तो बेचारा मारा है, वो बहुत गलत फंस गया इस चूती से क्लब में, मैं सही बता रहा हूँ तुमको। सेम गोज फॉर मेसी, और एमपेटियम तो खुद चूतिया है, पर उसकी तो कोई बात ही नहीं है। देखो अब नेमार की सेलिंग पे मैंने इसलिए थोड़ा सा अपना अप्रूवल दिया था क्योंकि मेरे को ये लगता था कि तुम नया मैनेजर लेके आ रहे हो, एक ऐसा मैनेजर जिसमें इतना कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, इतनी बड़ी ईगोस को संभालना, और ऐसे में ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है लियोनेल मेसी के साथ चैंपियंस लीग जीतना, क्योंकि इसके बाद मेरे को कंफर्म पता है कि मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहां पर कहीं ना कि तुम बस जस्ट फॉर द सेक कि तुमको नेमार मेसी एम्बापे अपनी टीम में चाहिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, तुम एमपेटीएम को तो तुमने अपना प्रधानमंत्री बना रखा है क्लब का, मेसी को तुम हाथ नहीं लगा सकते, तो बचा कौन? बेचारा नेमार बचा, इसलिए फंस गया। अब अगर तुम कहोगे यहाँ पर मेसी इक्वेशन में आ जाता है तो भाई व्हाट चेंज द सिनेरियो, ये तो मेसी के लिए भी कह सकता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि देखो ये मानना तुमको पड़ेगा कि नेमार से बहुत ज्यादा मेसी का पुल है, और मेसी ने इस क्लब को एक्चुअली फाइनेंशियली स्टेबल करा है। तो यहीं पर ही मेरा कंक्लूजन भी आ जाता है कि मैं इस स्टोरी के रिगार्डिंग क्या मानता हूँ। देखो ये जो फुटबॉलिंग ब्रेन घुसेड़े हैं ना, ये सही भी हो सकते हैं। देखो बहुत कड़वा सच, क्या पता है सही भी हो सकते हैं कि ठीक है मेसी नेमार वगैरह इन सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स को निकाल के हम एक कॉम्पिटेटिव टीम बना सकते हैं, जो कि अभी हम बात करेंगे ट्रांसफर न्यूज की, तो उसमें तुमको पता चलेगा कि PSG एक्चुअली में कर सकती है, मतलब एक कॉम्पिटेटिव इंट्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो हायरार्की है PSG की, वो इतनी चूतिया तो नहीं है कि नेमार और मेसी को एक साथ सेल कर दे। भाई मेसी को सेल करने के लिए भी तुमने पिछले बहुत बड़ा तुमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए यार। तुम मेसी को लेके आए हो लास्ट सीजन, तुमने मेसी को ठीक से यूज भी नहीं किया है, और अब तुम कहीं ना कहीं मेसी को तुम लाइक ऐसे नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस इज द लास्ट चांस जहां पर PSG मेसी के साथ चैंपियन लीग जीत सकती है, एंड आई थिंक दे आर डूइंग वॉट दे कैन डू। वो सही काम कर रहे हैं, बस ये बीच में अगर दिमाग इनका चुतबौरों की तरह चल गया तो फिर उसका मैं देखो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि PSG सही कर रही है, सबसे पहले तो देखो ये अब रिपोर्ट आई है कि किम्पेम्बे एक्चुअली में ऑन ट्रांसफर मार्केट अवेलेबल हो चुका है फॉर 50 मिलियन यूरोज, यानी कि किम्पेम्बे जा चुका है। विटीनिया को ये लेके आ चुके हैं। किम्पेम्बे गया नहीं है बट जा सकता है, क्योंकि उधर से यूवेंटस से डिलीट जाएगा, तो ये एक वो डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुमको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर अब PSG काम कर रही है ना, दे एक्चुअली बिलीव कि यहाँ पर कलेक्टिवली बिल्ड करेंगे।
अब वो अलग बात है कि इनका जो सबसे ऊपर का जो सबसे बड़ा मूव था वही बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ले रहा है, दैट इज एम्बाप्पे की, जो इन्होंने कॉन्ट्रा रिन्यूअल करा है पैसों के दम पे या जो भी दम पे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्रिटिसिज्म का वो है, बट स्टिल दे आर गोइंग फॉर स्क्रीनियर। तो आप सोच सकते हो किम्पेम्पे पे आंच तो आने वाली है। स्क्रीनियर मेरे को लगता है कि आ ही जाएगा, 70 मिलियन की डील ये साइन कर लेंगे। मार्किनियोस इनका कैप्टन रहेगा, डोनारूमा इनका गोलकीपर रहेगा, मेसी विल बी देयर, एम्बाप्पे विल बी देयर। उसके बाद अगर वेराटी की हम बात करें तो वो भी वहां पर रहेगा, नूनो मेंडेस इनका वहां पर रहेगा। तो प्लेयर्स इनके पास हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं। सो दे आर एक्चुअली बिल्डिंग अ टीम जो कि चैंपियन लीग जितवा सकती है, और उस पर मेसी का हाथ होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एपिसोड में आगे जाने से पहले, लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट मैड अबाउट स्पोर्ट्स। यार अगर तुम फुटबॉल को एक्चुअली में, फुटबॉल या किसी भी स्पोर्ट्स को थोड़ा सा भी प्रोफेशनली देखना चाहते हो, या फिर एक्चुअली में तुमको क्यूरियोसिटी होती है कि यार काम कैसे करता है, हर चीज़ कैसे काम करती है, प्लेयर स्काउटिंग कैसे होती है, इतना डेटा का क्या करते हैं, तुम अपने आप में एक ऑप्टा का भोप्टा स्टैट्स अगर तुम खोलना चाहते हो, सो दिस मैड अबाउट स्पोर्ट्स इज एक्चुअली द परफेक्ट प्लेटफॉर्म जो कि तुमको ये चीज़ प्रोवाइड करता है। 1000 रुपये का कोर्स, 4 लपाटे, और उनके कहीं ना कहीं एफर्ट्स की वजह से तुमको 299 रुपीज़ का मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ। कल सैटरडे और संडे को इनकी 2 दिन की वर्कशॉप है, और 4 लपाटे भी वहां पे प्रेजेंट होंगे। पढ़ना पड़ेगा बहन चोत। सो डू मेक श्योर कि तुम मेरे दिए गए लिंक पर जाकर तुम रजिस्ट्रेशन करो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, तुमने सपोर्ट दिया जितना है मैड अबाउट स्पोर्ट्स को या फिर मेरे को, थैंक यू सो मच। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने आज की सेकंड अपडेट की, और वो आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टेटस से। अब रिसेंटली आप ब्रूनो फर्नांडिस से एक इंटरव्यू पूछा जाता है कि भाई तेरे को इसके बारे में क्या पता, चल जितना भी जल्दी जल्दी बता, हमको न्यूज़ छापनी है। तो यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस ये बोलता है कि देखो वो भी वैकेशन पे, मैं भी वैकेशन पे हूँ, और हमारी 4-5 हफ्ते पहले बात हुई थी, उससे पहले हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन होता नहीं है। दिस इज जनरली कोई लड़ाई वड़ाई की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसने जो चीज़ इंक्लूड करी वो ये चीज़ करी कि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर के जैसे वैल्यूएबल प्लेयर को एक्चुअली में ऑफलोड करेगा। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस का हिंट था। साथ ही साथ उसने ये भी चीज़ कही है कि यहाँ पर रोनाल्डो नेक्स्ट मंडे को प्री सीजन की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर ज्वाइन करेगा। तो ये तो कंफर्म है कि प्री सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में पार्टिसिपेट करने वाला है। अब देखो यहाँ पर अगर हम स्टेटस की बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यूनाइटेड का जो स्टैंड है वो बिल्कुल चेंज नहीं है। यूनाइटेड बस ये होप करे कि एक्चुअली में रोनाल्डो को एक ऐसा प्रोजेक्ट ना मिल जाए जो कि उसको और भी ज्यादा लुक्रेटिव लगे, एट द सेम टाइम उसको जीतने का मौका दे। साथ ही साथ यहाँ पर वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो यूनाइटेड और रोनाल्डो का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि रोनाल्डो एक्चुअली में, ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे साल नहीं बचे हैं फुटबॉल इंडस्ट्री में, तो वो अपना जो एक बहुत ऐसा होता है ना कि जब आपकी एज बढ़ जाती है तो आपके जो लास्ट के ईयर्स होते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका मैं प्राइम एग्जाम्पल दे सकता हूँ तुमको। मेसी का देख लो यार, तुम लेवेंडोव्स्की का देख लो, तुम मो साला का देख लो, सादियो माने का देख लो। ये प्राइम एग्जाम्पल है कि जब कोई अपने 30s में या फिर मिड 30s में आता है ना तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेता है एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चांसेस होते नहीं है जीतने के। अब यहाँ पर बात करते हैं जो पॉसिबल डेस्टिनेशंस की है। यूवेंटस को तुम आउट कर दो, उसके बाद स्पोर्टिंग के तो उसका स्पोर्टिंग डायरेक्टर मान के बैठा है कि अगर रोनाल्डो की इतनी सी भी हाँ आ गई ना तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगा फाइनेंशियल पैकेज को तैयार करने में, लेकिन स्पोर्टिंग इस बार साइन कर लेगी। अनटिल एंड अनलेस एक चीज़ चाहिए, वो है रोनाल्डो की हाँ, वो नहीं मिलती। खैर ये सीधी सी बात है। रियल मैड्रिड भी बाहर है, चेल्सी भी बाहर है। हाँ है, था चेल्सी और बायर्न से बात हुई थी, लेकिन चेल्सी बायर्न ये सब बाहर है। वो जो मैंने ट्रांसफर स्टोरी तुमको मतलब थ्योरी बताई थी कि यार शायद से उस पर ट्रांसफर मार्केट का प्रेशर डालने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे वो चीज़ कही गई थी, जो कि शायद से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमको देखने को मिल भी रहा है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी लेवेंडोव्स्की और रफीनिया की। यहाँ पर आई थिंक मेरे को बार्सिलोना का ओवरऑल इस समय जो सिनेरियो है वो तुमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि देखो बार्सिलोना को यहाँ पर अभी भी 150 मिलियन के आसपास चाहिए, जो उन्होंने पहला इकोनॉमिक लेवर एक्टिवेट किया ना, उसके चलते अब वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ गए हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जा रहा है कि लेवेंडोव्स्की की साइनिंग के लिए वो 50 मिलियन देने को तैयार थे, नहीं अब हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये प्रायोरिटी साइनिंग है। वो रफीनिया से ज़्यादा लेवेंडोव्स्की की साइनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड यहाँ पर ये चीज़ अगले हफ्ते हो सकती है। तो देखो बायर्न को पता है, बायर्न को अपनी चलानी है, बस बायर्न को काटनी है इनकी चूटी। तो बायर्न को चुल मच रही है कि हमें तो छेड़ना है इन दोनों को, और वो यही कर रही है। उसको कोई इरादा नहीं है कि हम बायर्न लेवेंडोव्स्की को यहाँ का कोई लेजेंड बनाए। उसको सब पता, देखो बायर्न को सब पता है कि जितने भी ब्रिज थे लेवेंडोव्स्की ने या फिर कहे बायर्न ने खुद ही तोड़ दिए, तो उसका कोई सीन बचा नहीं है। तो यहाँ पर बार्सिलोना अगले हफ्ते लेवेंडोव्स्की के लिए क्या कहते हैं बिड कर सकती है। इसी के साथ यहाँ पर फ्रैंक केसी और क्रिस्टेंसन भी आई थिंक 7 और 8 जुलाई के आसपास यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं और उनको भी रजिस्टर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं रफीनिया की।
अब यार अकॉर्डिंग टू जेरार्ड रोमेरो रफीनिया की जो डील है ना वो इस पे ज़्यादा डिपेंड करेगी कि एक्चुअली में हारेगा पहले कौन, यानी कि क्या चेल्सी पहले पीछे हट जाएगी या फिर बार्सिलोना पहले पीछे हटेगी, क्योंकि यहाँ पर आर्सेनल तो हट चुकी है। आर्सेनल को पता है कि इन दोनों के बीच में आके बिडिंग वॉर करके हम अपना बजट नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पर कल ये बताया गया कि बार्सिलोना एक्चुअली में अब लीड्स यूनाइटेड के साथ कम्युनिकेट कर रही है कि वो ऑफर देने के लिए तैयार है और वो चेल्सी का ऑफर मैच करने के लिए भी तैयार है। वहीं चेल्सी का ऑफर पहले से ही टेबल पर है, इट्स जस्ट कि रफीनिया को वो अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए कि यहाँ पर चेल्सी के तू ज्वाइन कर ले। अब देखो यहाँ पर कन्विक्स ऐसी बात नहीं है, जैसे हम कल बाबा के साथ भी पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि रफीनिया चेल्सी को वैल्यू नहीं कर रहा। इट्स जस्ट कि रफीनिया बार्सिलोना को ज़्यादा वैल्यू करता है चेल्सी से। तो अगर बार्सिलोना कल को रेस से बाहर होती है तो इट्स मोर देन प्रोबेबिलिटीज़ की हद से ज़्यादा है कि यहाँ पर चेल्सी ही वो ज्वाइन कर लेगा। लेकिन मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि रफीनिया यहाँ पर बार्सिलोना ही ज्वाइन करेगा, नहीं तो यार इतनी बकचोदी होती ना। Which brings me to the another right winger, और यहाँ पर मेरे को लगता है कि चेल्सी किसी भी सिनेरियो में विन विन सिचुएशन में है, दैट इज डेम्बेले। तो भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट डिगर यहाँ पर फ्री एजेंट बन चुका है, तो वो अब कहीं ना कहीं, अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये फ्री एजेंट बन चुका है, यानी कि बार्सिलोना अब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी करेगी, तो वो रिन्यूअल नहीं होगा, एक्चुअली में एक साइनिंग होगी, और साइनिंग क्या उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये एक अगेन फंडा है। ऐसे में जो बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है वो तो देखो बदलने वाला है नहीं, ठीक है। जो चेल्सी का ऑफर है वो भी कोई खास ज़्यादा है नहीं। तो उस्मान डेम्बेले इन द मड, ये तो कंफर्म है। उसके एजेंट ने उनको इसको चुदवा दिया है, बिल्कुल हर जगह से ठुकवा दिया है, क्योंकि आप देखो यार उस्मान डेम्बेले बेकार प्लेयर, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत ज़्यादा, और लेकिन इतना भी बढ़िया प्लेयर नहीं है। तुम सोचो कि फ्री एजेंट बन चुका है और अभी कोई क्लब नहीं है, चेल्सी और बार्सिलोना के अलावा कोई क्लब नहीं है, क्योंकि सबको पता है चूतिया है ये पैसा ज़्यादा मांगेगा या औकात से बाहर की रकम मांग रहा है, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना। आप ये तो कर ही नहीं सकते। रफीनिया वाले केस में मैंने कहा है कि ओवर हाइप है थोड़ा बहुत, लेकिन उस केस में लीड्स यूनाइटेड ओवर हाइप कर रही है ना, और उसमें उनकी गलती थोड़ी है। अब रफीनिया थोड़ी कह रहा है कि मेरे को 30 मिलियन के पैसे दे दो तुम। लेकिन इसी के साथ यार दो चीज छोटी सी अपडेट है, और बार्सिलोना से ट्रांसफर नहीं है, दैट इज भाई लूक डियोंग ने बार्सिलोना छोड़ दिया है और वो वापस से सभी आ जा चुका है। इट्स फ्रॉम अ राइवल फैन, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू माई मैन। मतलब बंदा भाई इतना प्रोफेशनल रहा। आई नो भाई मैंने बहुत बार मजाक उड़ाया है, सबने मजाक उड़ाया है, हेल्दी वे में इसको बैंटर किया है, लेकिन बंदे ने 2022 के शुरुआत होते ही ना जो मोमेंट्स दिए ना, वो बार्सिलोना के फैन के अलावा कोई और इसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आडमा ट्राओरे की बात करें तो ट्राओरे का पता ही था, ट्राओरे आया यार बहुत एक्साइटमेंट के साथ था, और ट्राओरे का वो एथलेटिको वाला मैच मेरे को हमेशा याद रहेगा, जब उसने लटका दिया था भाई सीधा मैड्रिड को, एथलेटिको फेक मैड्रिड को। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि यार ट्राओरे इज समथिंग बिग, लेकिन फिर पता चल गया कि नहीं यार, जिस तरीके का प्लेयर ज़ावी को चाहिए वो या तो उस्मान डेम्बेले है या फिर कहीं ना कहीं कोई और। अब बाद में हमको रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली में रफीनिया जैसा प्लेयर है। इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। तो रियल मैड्रिड यार इस समय ट्रांसफर विंडो में शांत है, ऑफकोर्स शांत होना भी चाहिए, क्योंकि 100 मिलियन की साइनिंग हमने कर ली है और हमारे पास चैंपियन लीग विनिंग ऑलरेडी चैंपियन लीग विनिंग स्क्वाड है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि देखो लूका जोविक, मारियानो और असेंसियो, तीन को निकालना है, दोनों दो निकल सकते हैं। असेंसियो की बात करें तो यार देखो मैड्रिड अब यहाँ पर थोड़ा सा ना चिंदी चोरी कर रही है, 50 मिलियन मांग रही है, एंड आई थिंक 40 मिलियन देने के लिए तैयार हैं कुछ क्लब्स, उसमें आर्सेनल भी है, वेस्ट हैम भी है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि AC मिलान भी है। खैर वेस्ट हैम मेरे को लगता है कि डांजुमा के लिए जा रही है फॉर 45 मिलियन। लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो यहाँ पर यह है कि 13 साल रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के बाद फाइनली करीम बेंजेमा भाई रियल मैड्रिड का क्लब कैप्टन बन चुका है, एंड इट्स एन ऑनररी थिंग फॉर हिम। सबसे पहले तो उसके लिए तालिया, और ये अपने आप में इतनी लेजेंडरी चीज़ है कि बंदे ने वो कैप्टन आर्मबैंड एक्चुअली में मार्सेलो से लिया है। सो लाइक ये जो लिस्ट है ये अमेजिंग है भाई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पेपे, सर्जियो रामोस, मार्सेलो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेंजेमा, ये भाई अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच, रियल मैड्रिड की कैप्टन की लिस्ट अगर हम बात करें ना तो भाई वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आज के एपिसोड की लास्ट अपडेट की, और वो आती है रिचार्लिसन से। तो भाई रिचार्लिसन टू स्पर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एंड मार्क माय वर्ड्स, एंटोनियो कॉन्टे को पता है वो क्या कर रहा है। डेनियल लेवी बहुत क्लेवर आदमी है, उसको पता है कि वो जो पैसे लगा रहा है ना वो बहुत सही लगा रहा है, और एक्चुअली में इस बार कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि डेनियल लेवी भी पैसे इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ट्रॉफी आने के चांसेस हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक पता क्या हो रहा था, जोसे मोरिनो के अंडर भी अगर हम बात करें तो टॉटनम का एक स्क्वाड था, एक हम मान के चलते हैं कि एक इतना बड़ा पूल है टॉटनम का,
कि इसमें हैरी केन, हिंगमन सॉन, लुकस मोरा वगैरह सब है। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये ना लाइक प्रीमियर लीग में भी अब कुछ अचीव करेगा, ये एफए कप में भी अचीव करेगा, काराबाओ कप, यूरोपा लीग है / चैंपियन लीग अगर जाएंगे तो। कॉन्टे क्या करता है, कॉन्टे इस पूल को इम्प्रूव तो करता ही करता है, इस पूल के अंदर जितने भी प्लेयर है ना उसको इम्प्रूव करेगा, लेकिन वो एक्चुअली में पूल भी बढ़ा रहा है। अब वो अपनी वैरायटी बढ़ा रहा है, वो वर्सेटैलिटी लेके आ रहा है, वो नंबर इंक्रीज कर रहा है, एंड दैट इज बिकॉज कि उसको पता है कि कैलेंडर इतना स्टैक्ड है। ऑफकोर्स चैंपियंस लीग है तो वैल्यूएबल मैचेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसको पता है कि इतना स्टैक्ड कैलेंडर है कि अपन को प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए, और प्लेयर्स भी भाई 4 हफ्ते में 4 प्लेयर ऑलरेडी लेके आ जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि अब यहाँ पर एक सेंटर बैक की कमी है। उसके अलावा मेरे को लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टॉटनहम हॉटस्पर को कोई ज़रूरत नहीं है अपने क्लब में एग्जिस्टिंग स्क्वाड प्लेयर में कोई भी इंप्रूव करने की। सबसे बड़ा सवाल ये हुआ है कितना यहाँ पर जो एंटोनियो कॉन्टे का जो दाव है ये कितना इफेक्टिव रहेगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद है। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।